बेटा, आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े कि प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, फिर आपने पढ़ा सेकेंडरी सेल के बारे में। प्राइमरी सेल में जो हम लोगों ने पढ़ा वो दो एग्जाम्पल, एक ड्राई सेल और दूसरा मरकरी सेल। उसी तरह से सेकेंडरी सेल में हमने पढ़ा एक लेड स्टोरेज सेल, दूसरा निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल ही में ही कोबाल्ट कैडमियम सेल भी आप पढ़ सकते थे। कोबाल्ट कैडमियम सेल भी होता है। कोबाल्ट के हाइड्रोक्साइड रिड्यूस होते हैं और कैडमियम ऑक्सीडाइज होता है। इनका भी मीडियम बेसिक ही रहता है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल कौन सा सेल होता है, ध्यान दें जरा। फ्यूल सेल में जो फ्यूल होता है उसका हम कंबसन कराते हैं। फ्यूल क्या होता है बेटा, जैसे मीथेन हुए, ईथेन हुआ, अल्कोहल हुए, ये सब ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिनका हम कंबसन कराते हैं और ये सब कंबस्ट हो करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए हम मीथेन का ही कंबसन करा रहे हैं, O2 CO2 बना और क्या H2O बने। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन यहाँ एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखिए 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। डेल्टा जी आप कैसे ज्ञात करते हो, किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये होता है सिग्मा डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। सारे प्रोडक्ट के डेल्टा जी की वैल्यू आप जोड़ लें माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट कर लें। O2 का तो 0 होगा, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा जी। सबको पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू होता माइनस NFE के। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है हमको n पता चल जाएगा। 96,500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा जी की वैल्यू ऊपर से आप निकाल चुके हैं, तो क्या यहां से हम E ऑफ द सेल ज्ञात नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे साहब, बिल्कुल कर ले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर जो एनर्जी है, कंबसन एनर्जी है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो डिवाइस जो कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस सेल को, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्यूल सेल। अब अगर इसमें ध्यान से देखें तो यहां ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और मीथेन या इसके जगह पर कोई भी आप फ्यूल ले सकते हैं। इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और O2 का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि ये एज ए एनोड वर्क कर रहे हैं और ये एज ए कैथोड वर्क कर रहे हैं। बात स्पष्ट हुआ। हमारे जो सिलेबस में है वो है H2O2 फ्यूल सेल, जहां पर H2 ऑक्सीडाइज होता है और O2 रिड्यूस होते हैं। बात स्पष्ट हुआ। और दोनों ही जुड़ करके H2O में कन्वर्ट होते हैं। इस H2O2 फ्यूल सेल का इस्तेमाल हम मंगलयान में करते हैं, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में करते हैं, अपोलो स्पेस शटल में करते हैं, जो महीनों महीनों तक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। जिस जहाज में, जिस एरोप्लेन में, उसी में इन सब सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इन सेल का इस्तेमाल करने के पीछे मकसद क्या है? मुख्य रूप से नंबर 1, इनकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। 70% से ऊपर इनकी इफ़िशियंसी होती है बेटा।
70% से ऊपर इफिशियंसी होती है। दूसरे, ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, कोई पॉल्यूशन इनसे उत्पन्न नहीं होता है। तो कई सारे कारण इसके पीछे हैं। और दूसरा, आसानी से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा, आसानी से हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। H2 और O2 को हम कन्वर्ट करके H2O में लेंगे, इससे जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। और जो स्पेस में हमारा शटल है, जो हमारा अपोलो प्रोग्राम है, उसमें हमें अलग से एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये फ्यूल सेल हैं। हाँ, इनका नेट सेल रिएक्शन एनोड का, ऑक्सीडेशन का हम थोड़ा सा आपको भी लिख देते हैं। पहले इसको मिटा दें जरा भैया। आइए बेटा, फ्यूल सेल को हमने थोड़ा डिटेल दे दिया है, डिटेलिंग कर दी है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? हार्ट, KOH या NaOH सोल्यूशन। एनोड का कौन सा रिएक्शन हुआ? एनोड पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 क्या जा रहा है? H+ में कन्वर्ट हुआ H2O में। और यही O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो H2 H+ में गया और O2 O- में गया। ओवरऑल अगर आप देखें, ये देखना -2 और ये H जा रहा है जिसमें +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन, ये नेट सेल रिएक्शन है इसका। ये आपके सामने एनोडिक रिएक्शन और ये कैथोडिक रिएक्शन दिखाया गया। ये नेट सेल रिएक्शन हो गया। इनकी थर्मल इफिशियंसी निकालने का फार्मूला क्या है? ΔG/ΔH। दिस इज नेट यूजफुल वर्क अपॉन चेंज इन इंथैल्पी। कितनी हीट लिए और कितना वर्क किए, तो वर्क डन अपॉन एनर्जी। ये इफिशियंसी पता चल जाएगा। 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंट इफिशियंसी पता चल जाएगी। ΔG के जहाँ पे -NFE रख कर अपॉन ΔH से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कितनी इफिशियंसी होती है भैया फ्यूल सेल की? 70%। और जो प्राइमरी सेल, ड्राई सेल, मरकरी सेल, ये सब हम पढ़े थे, उसका कितना होता है? 25%। तो फ्यूल सेल हमारा प्राइमरी सेल से बेहतर हुआ कि नहीं? बात स्पष्ट? ओके, आइए आगे चलते हैं। मिटा दें पहले इसको। आइए बेटा, कोरोजन पढ़ते हैं हम लोग। बैठ जाओ, परेशान ना हो, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, अभी समझा रहे हैं। कोरोजन कहते किसको है बेटा? जरा जान ले। कोरोजन को अगर हम हिंदी में डिफाइन करें या हिंदी शब्द में इसको कन्वर्ट करें तो कोरोजन का मतलब होता है क्षरण, नुकसान, घटना, डिप्लीट होना। बात स्पष्ट? और कोरोजन जो होता है बेटा, एक स्लो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। धीरे धीरे मेटल के जो सरफेस होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। किसमें ऑक्सीडाइज होते हैं? अपने ऑक्साइड में या अपने साल्ट में। जैसे आप कॉपर का कंटेनर देखे होंगे, बर्तन। आप देखें कॉपर का जो बर्तन होता है, शुरू में जब आप खरीद कर ले आते हैं तो नया नया खूब चमकता होता है, लेकिन 1-2 महीने के बाद जब आप बर्तन को देखेंगे, कॉपर के बर्तन को, तो आप देखेंगे उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर जनरेट हो जाती है। हालांकि जब आप कस के उसको रगड़ के साफ़ कर देते हैं फिर वो चमकने लगता है, लेकिन साफ़ करने से पहले जो ग्रीन कोटिंग आ गई थी कॉपर के ऊपर, वो क्या था? वो कॉपर का कोरोजन हो रहा था। कॉपर हो सकता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया रहा हो, यानी कि ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ऐसे चांदी केस में अगर आप देखें, माताएं बहनें पैर में पायल पहनती हैं। नया नया जब आप पायल देखते हैं तो एकदम चमक रहा होता है, लेकिन 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद जब आप पायल को देखेंगे तो क्या पायल में वो चमक होती है? नहीं साहब, टर्निश्ड कर जाता है, गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, उसके ऊपर लेयरिंग आ जाती हैं, कोटिंग्स जनरेट हो जाते हैं। उसी को कहा जाता है
टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, लोहे का राड ले लें। शुरू में तो आप लोहा देख रहे थे, चमक रहा था। कई महीनों के बाद जब आप लोहा को देखे तो उसकी चमक खत्म हो चुकी थी। उल्टे उस लोहे के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जनरेट हो गई थी, पाउडर पाउडर सा उसके ऊपर भुर्रा लग गया था, जिसे हम जंग कहते हैं। इंग्लिश में उसे रस्ट कहते हैं, यानी कि आयरन में जंग लगना, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। भी एग्जाम्पल है किसका? कोरोजन का। तो आयरन के केस में आप क्या पढ़ते हैं? रस्टिंग। तो ये सारे केस क्या हैं बेटा? ये कोरोजन के केस हैं, कोरोजन के केस हैं, कोरोजन के। हमें जो पढ़ना है वो रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है। बात स्पष्ट? अब सवाल उठता है कि रस्टिंग क्या है? तो आयरन का स्लो ऑक्सीडेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दियर ऑक्साइड, या कह सकते हैं दियर साल्ट ऑन इट्स मेटल सरफेस। रस्टिंग जब भी आप कराएंगे तो रस्टिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, O2 होना जरूरी है, मॉइस्चर होना जरूरी है, एटमॉस्फेरिक गैसेस होने जरूरी हैं। कोई भी अगर मान लो ऐसा नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है। अगर मीडियम एसिडिक होगा तो रस्टिंग फास्ट होगी, कोरोजन फास्ट होगा। और दो मेटल मान लीजिए हमको दे दिया जाए, एक मान लीजिए मैग्नीशियम दे दिया जाए और एक कॉपर दे दिया जाए, और हमसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों में रस्टिंग किसकी फास्ट होगी, तो जो मेटल जितने ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी रस्टिंग उतने फास्ट होगी। मतलब कि रस्टिंग और किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पर डिपेंड कर रहा है। तो रस्टिंग जो होगा बेटा, उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जरूरी हैं, मॉइस्चर उत्पन्न हो, मॉइस्चर मौजूद हो, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो, मीडियम एसिडिक हो, और मेटल क्या हो? हाईली रिएक्टिव हो। बात स्पष्ट हुआ? जब आयरन की रस्टिंग होती है बेटा, तो आयरन कन्वर्ट होता है Fe2O3.XH2O। कुछ किताबों में यही Fe2O3.H2O के रूप में लिखा है। इसे हम क्या कहते हैं? रस्ट। अगर आप देखें तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 था आयरन का, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। तो 0 से 3 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया ना, तो ये प्रोसेस किसका हुआ? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन आयरन से निकल के भाग थोड़े ही रहा है, वो तो इसी के साथ लगा हुआ है और इस रूप में उसी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है लेयर के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि रस्टिंग में मेटल का वेट बढ़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन रस्टिंग वेट ऑफ आयरन मेटल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो आप सीधे सीधे कहोगे इंक्रीजेस। और एक चीज दिमाग में बैठा लें कि जो रस्टिंग की प्रक्रिया होती है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है भैया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट जनरेट होते हैं। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वैक्यूम में जहां ऑक्सीजन नहीं है क्या वहां रस्टिंग होगा? जवाब नहीं साहब, नहीं होगा। सवाल पूछा जाए क्या शुद्ध वाटर में, प्योर वाटर में और सलाइन वाटर में, दोनों में हम रस्टिंग कराएं, रस्टिंग किस में फास्ट होगा? सलाइन वाटर में। रस्टिंग किस में स्लो या नहीं होगा? प्योर वाटर में। बात स्पष्ट? सलाइन वाटर में क्यों रस्टिंग फास्ट होगा? क्योंकि वहां इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हैं, नमक मौजूद है, Na+Cl- मौजूद हैं, जो करंट के फ्लो में हेल्प करते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो ये रस्टिंग की पिक्चर है। जब भी रस्टिंग होता है तो वहां पर मिनिएचर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है। मिनिएचर ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि आयरन एज ए एनोड और ऑक्सीजन एज ए कैथोड की तरह वर्क करते हैं।
और सेल बनता है, उस सेल का ईएमएफ निकाला जाता है। सेल का ईएमएफ क्या है बेटा, कितना निकल करके आता है, 1.67 वोल्ट। उस रिएक्शन का हम लोग डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा जी कितना निकल के आता है, -322 किलो जूल। तो ये सब सारी वैल्यूज, यानी कि मैकेनिज्म क्या है रस्टिंग का, अब हम उस पर जिक्र करने चल रहे हैं। ओके, मिटा दें पहले इसको। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। ओके, देखें जरा इधर, यहां पर बेटा आयरन ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। ऑक्सीजन रिड्यूस होकर किस में जाता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। यही मिनिएचर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है। जरा रस्टिंग समझ लें, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए ये कोई लोहे की रॉड है और ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। अगर ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा तो इसके ऊपर लेयर तैयार होगा रस्ट का। एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है, और क्या मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है। सबसे पहले यहां क्या होगा, जो मॉइस्चर है ये CO2 से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। यही जो कार्बोनिक एसिड हैं, अब ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये टूट गए बेटा H+ में और कार्बोनेट आयन में। यही H+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये कन्वर्ट किस में हो गया, H2 में। पुनः यही H2 हाफ O2 को ले करके H2O में कन्वर्ट हुआ। यानी ओवरऑल अगर हम रिएक्शन निकालें तो देखिए H2 और H2 क्या हो गया, कैंसिल। ये देखना 2 मोल ऑफ H आयन, हाफ O2, ये कन्वर्ट किस में हुए, H2O में। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये आगे प्रोसीड हो रहे हैं बेटा। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं यहां पर O2 O-2 में जा रहा है। ये कैथोडिक रिएक्शन है, इनडायरेक्ट। ये रिएक्शन कहां पे हो रहा होगा, ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया आपको दिखाए ये कैथोड पर हो रहा होगा। एनोड पर क्या हो रहा होगा, आयरन कन्वर्ट हो रहे हैं आयरन आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और यहीं पर O2 H आयन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कन्वर्ट हो गया किसमें, H2O में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिएक्शन किस पर हो रहा होगा, एनोड पर। ये रिएक्शन किस पे हो रहा होगा, कैथोड पर। बात स्पष्ट। इनको जरा जोड़ लीजिए। इस रिएक्शन का अगर आप E0 निकालेंगे तो इसका होता है 0.44 वोल्ट, और इस रिएक्शन का अगर आप E0 निकालेंगे तो 1.23 वोल्ट होता है। दोनों हाफ रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो नेट सेल रिएक्शन निकल करके आएगा भैया। ये देखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ये देखना, ये बना फेरस आयन और साथ में क्या बना, H2O। बात स्पष्ट। और इस रिएक्शन का अगर हम नेट EMF ज्ञात करें, नेट सेल रिएक्शन निकालें, तो ये होगा 1.23 प्लस 0.44 इक्वल टू कितना निकल कर क्या है भैया, 1.67 वोल्ट। ये E0 ऑफ द सेल। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए भैया जरा, रस्टिंग में जो मिनिएचर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है, उस सेल का EMF कितना होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल कितना होता है, तो 1.67 वोल्ट होता है। अब अगर इसी रिएक्शन का
हमसे गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज पूछ ले, यानी डेल्टा जी नॉट पूछ ले, तो -NF/E0, ये हुआ -N मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा था, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का, ये हुआ 96,500, और E0 की वैल्यू कितनी हुई 1.67। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जूल के बजाय किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो निकल करके आएगा 322 किलो जूल पर मोल। बात स्पष्ट हुआ, चीजें क्लियर हुई। अब अगर आप बहुत ध्यान से बेटा देखें यहां पर, तो ये हमारा रस्टिंग का नेट सेल रिएक्शन है। ये इस नेट सेल रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहां देखिए मीडियम क्या है, एसिडिक, H आयन मौजूद है। मतलब कहने क्या हुआ कि अगर हम H आयन का कंसंट्रेशन यहां बढ़ाएं तो रिएक्शन कहां भागेगा, फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इन एसिडिक मीडियम, या कह सकते हैं pH अगर बहुत कम है 7 से, तो रस्टिंग क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगी। रस्टिंग क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। मतलब कहने क्या हुआ कि एसिडिक मीडियम रस्टिंग को बढ़ाता है, जबकि एल्कलाइन मीडियम रस्टिंग को घटाता है। घटाएगा कैसे अल्कलाइन मीडियम रस्टिंग को, हम यहां क्या लगा दें, बेस डाल दें इसमें। जब हम बेस डाल दें तो मीडियम में OH आयन आएगा। OH आयन क्या करेगा, H आयन को ट्रैप कर लेगा। जब OH आयन को ट्रैप कर लेगा तो जितना H आयन कम हो जाएगा, रिएक्शन उतने आगे क्या होगा, धीमा होगा, उतने रिएक्शन आगे कम प्रोसीड करेगा। मतलब कहने क्या हुआ, मीडियम को एल्कलाइन करके भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। रस्टिंग कई तरह से रोका जा सकता है। नंबर 1, हम मीडियम को एल्कलाइन कर दें। नंबर 2, हम एंटी रस्ट सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, एल्कलाइन फास्फेट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेज आते हैं, पेंट कर सकते हैं उसको, ऑयलिंग कर सकते हैं, या इसी आयरन के लोहे के रॉड को हम इसके साथ कोई तार से दूसरा मेटल कनेक्ट कर दें जिसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा हो, यानी मोर रिएक्टिव मेटल हम कनेक्ट करा दें इससे। तो अब ये क्या बन जाएगा, कैथोड, और वो तब क्या बन जाएगा, एनोड। गैल्वेनाइजेशन भी हम लोहे का करते हैं रस्टिंग रोकने के लिए। टिन की लेयरिंग कर देते हैं, उसे टिनिंग कहा जाता है। जिंक की कोटिंग, आप जिंक के ऑक्साइड की कोटिंग, जिंक के हाइड्रोक्साइड, जिंक के कार्बोनेट की कोटिंग जब हम कर देते हैं मेटल रॉड के ऊपर, लोहे मेटल रॉड के ऊपर, तो इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कोटिंग ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ टिन इज कॉल्ड टिनिंग। कहां पे कोटिंग हो रहा है, लोहे के रॉड पर कोटिंग हो रहे हैं। तो ये सब तरीके हैं किसको रोकने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए। तो असाइनमेंट में शीट में आप अपने देखिएगा बच्चों, शीट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर सारी बातें पेज नंबर 13 पर दिया गया है। देख लें, पेज नंबर इसमें दिया गया होगा कितने पेज पे, 15 नंबर पेज पे, 15 नंबर पेज पे दिया गया है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट दे रहे हैं, कह रहे साहब, गैल्वेनाइजेशन इज बेटर देन टिनिंग एंड शाइन इन गैल्वेनाइजेशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये सब सारी चर्चाएं, सारी बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के संदर्भ में की गई बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिस्पेक्ट में। अब आप इसमें क्या करिएगा, हम कॉन्सेप्चुअल सवाल सारे करवा दिए हैं। आप इसमें ईयर के सवाल मेडिकल के 1 से लेकर के 31 तक जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं 2020 तक के सारे सवालों करिएगा। उसी तरीके से आप IIT वाले में भी सवाल सारे इंजीनियरिंग वाले के भी कर डालिएगा, जहाँ तक दिए गए होंगे 2020 तक, जहाँ तक भी दिए गए होंगे सारे क्वेश्चंस आप करिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो उसके लिए हम हैं, आप हमसे पूछते रहिएगा। ओके, थैंक यू।